नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बुधेव सिंह और आज आप देख रहे हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो जो कि है 68,000 करोड़ रुपीस के लोन्स के राइट ऑफ के बारे में। आज के टाइम में ये टॉपिक बहुत ही डिबेटेबल है राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। सो चलिए आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सो न्यूज़ में क्या आया है? न्यूज़ में ये है कि 16 फरवरी को राहुल गांधी जी, जो कि कांग्रेस के एमपी हैं, उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट से डिमांड की मीडिया के सामने। उन्होंने सरकार से पूछा कि टॉप 50 बैंक डिफॉल्टर्स जो भी हैं उनको पार्लियामेंट में उनका नाम बताया जाए, बट गवर्नमेंट ने उसको खारिज कर दिया। तो उसी के रेस्पॉन्स में एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है मिस्टर साकेत गोखले। उन्होंने 19 मार्च को एक आरटीआई फाइल कर दी, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फाइल की, एक इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कि टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स कौन है। अब मैं आपको बता देता हूँ विलफुल डिफॉल्टर्स होता क्या है। जो भी कंपनी या कोई भी पर्सन लोन लेता है लेकिन उसको टाइम पे करने में असमर्थ रहता है, तो जब वो टाइम पे करने में असमर्थ रहता है तो उसको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि वो पैसा वापस करने का इच्छुक तो है लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं होती कि वो वापस कर पाए। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो आरटीआई है आरबीआई के पास ही फाइल क्यों की गई? क्योंकि आरबीआई जो है वो रिकॉर्ड रखता है जो भी 5 करोड़ से ऊपर के लोन बैंक्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी पर्सन को देती हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रेडिट्स। तो ये डेटाबेस आरबीआई के पास रहता है जो समय समय पे अपडेट होता रहता है, जैसे ही बैंक उसको इन्फॉर्मेशन दोबारा से प्रोवाइड करते रहते हैं। तो इस आरटीआई के रिस्पॉन्स में 24 तारीख को एक लिस्ट आती है 50 विलफुल डिफॉल्टर्स की, और उस लिस्ट के आते ही हंगामा मच जाता है। अब ये जो 50 बंदों की जो लिस्ट है, इसमें कोई भी ओवरसीज बोरोवर नहीं है, क्योंकि ये आरटीआई के एक्ट के अंदर एग्जेम्प्टेड है। उनकी लिस्ट जो है वो शेयर नहीं की जा सकती है आम जनता को आरटीआई एक्ट के अंतर्गत। तो ये जो लिस्ट है विलफुल डिफॉल्टर्स की, ये 30 सितंबर 2019 तक की है। अब ये इस डेट तक इसीलिए है क्योंकि इसके बाद कोई फ्रेश लिस्ट नहीं बनी है, कंपाइल नहीं हुई है, तो ये लिस्ट जो है अपडेट नहीं हुई है। अब इसी को लेके जो है कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है कि ये जो है इस तरह से लोन को वेव ऑफ राइट ऑफ करके करप्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये टॉप डिफॉल्टर्स कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन हैं कौन सी। तो उनमें सबसे पहले जो नाम आता है सबसे ऊपर जो है मेहुल चौकसी। अब मेहुल चौकसी है कौन? ये रिसेंटली जो है न्यूज़ में है, ये देश छोड़ के इस देश से बाहर चले गए हैं। तो अ, ये भी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आया था मैटर, जिसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया गया अदर पार्टीज के द्वारा। अब मेहुल चौकसी पे सबसे ज़्यादा अमाउंट जो कि 8,000 करोड़ के करीब बनता है, उनकी 3 कंपनियों के द्वारा उसको राइट ऑफ किया गया है। ऐसे ही आर ई आई एग्रो जो झुंझुनवाला ब्रदर्स हैं, उनके 4,314 करोड़। विंसम डायमंड्स जतिन मेहता 4,076 करोड़। रोटोमैक पेन वाली जो कंपनी है विक्रम कोठारी जी की, उसके पास 2,850 करोड़ रुपए का राइट ऑफ अमाउंट हुआ है। क्यूडो स्कैमी 2,326 करोड़। रुचि सोया इंडस्ट्रीज जो कि अब पतंजलि ने खरीद ली है सितंबर 2019 में, उनके उनकी राइट ऑफ अमाउंट है 2,212 करोड़ रुपए। इसी तरीके से जूम डेवलपर्स 2,012 करोड़ रुपए। फॉरएवर डायमंड 1,962 करोड़ रुपए, और किंग फिशर एयरलाइंस जो कि विजय माल्या जी की है, वो 1,943 करोड़। अब इस लिस्ट में जो भी नाम आए हुए हैं वो ऐसे नाम हैं जिनके खिलाफ ईडी में या सीबीआई में जांच चल रही है, या ये विदेश जा चुके हैं, इनको वहां से लाने की कोशिश हो रही है। जो राइट ऑफ अमाउंट हुआ है, ये राइट ऑफ एक्चुअल में होता क्या है? राइट ऑफ का मतलब क्या वेव ऑफ करना है, क्या लोन को माफ करना है? तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो वेव ऑफ नहीं हुआ है ये राइट ऑफ है। और राइट ऑफ होता क्या है? राइट ऑफ एक मैकेनिज्म है जो समय समय पर बैंक्स यूज करते हैं अपनी बैलेंस शीट को क्लियर करने के लिए, क्लीन अप करने के लिए, ताकि उनकी बैलेंस शीट जो है एक तरीके से मेंटेन रहे। होता क्या है कि जब बैंक्स किसी
को लोन प्रोवाइड करती हैं, तो वो इच्छुक रहती हैं कि ये समय से उस लोन को प्रोवाइड हमें वापस जमा करवा देगा। लेकिन कई बारी लॉसेज की वजह से वो कंपनी उसको पे नहीं कर पाती, बशर्ते वो इसकी इच्छुक होती है, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं होता लॉसेज की वजह से। सो बैंक के पास वो लोन को रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जब वो बैंक के पास लोन आता नहीं है, तो उसको बोल दिया जाता है बैड लोन, और उसको हम बोल देते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंकिंग की भाषा में उसको बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सो उसको जो है बैलेंस शीट को क्लियर करने के लिए उस अमाउंट को एक साइड में रख दिया जाता है, कि उसको किसी भी हिसाब किताब में कंसीडर नहीं किया जाता बैलेंस शीट को बनाते टाइम। तो वो ऐसा नहीं है कि बैंक के पास कोई राइट नहीं बचता उसको रिकवर करने के लिए, लेकिन क्या होता है कि वो मैटर चला जाता है लीगल पचड़ों में। अब लीगल जो चीज़ होगी उसमें टाइम लगता है बहुत, तो इसलिए जो भी रिकवरी में जो टाइम लगता है, अब जब भी वो रिकवर अमाउंट होगी उस साल उसके बैंक के प्रॉफिट में उस अमाउंट को जोड़ दिया जाएगा। और उसके अलावा जब ये विवाद बढ़ता चला गया, तो आरबीआई के अधिकारी सामने आए, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि आरबीआई ये लिस्ट कंपाइल तो करता है, लेकिन इस लिस्ट में आरबीआई का बिल्कुल भी राइट ऑफ करने में कोई रोल नहीं है। ये बैंक का अपना बिजनेस है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, आरबीआई का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब फाइनल वर्डिक्ट हम क्या कह सकते हैं? पहली चीज तो ये है कि राइट ऑफ जो लोन हुआ है वो पहली बार नहीं हुआ है। पीछे भी जब यूपीए गवर्नमेंट थी या उससे पहले की जो गवर्नमेंट थी, ये एक रूटीन प्रोसीजर है जो बैंक्स फॉलो करते हैं। तो राइट ऑफ पहली बार नहीं हुआ है, जितना कि विवाद को बढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि विवाद पहली बार हो रहा है। जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो और जो दूसरी पार्टियां थी जैसे बीजेपी या और अपोजिट पार्टियां थी, उन्होंने विवाद उस टाइम पे भी किया था। तो दूसरी बात, कोई भी डिफॉल्टर अगर उसका लोन राइटिंग ऑफ हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो लोन को पे नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो लोन पे नहीं किया है करेगा। उसकी प्रॉपर्टी जो अटैच प्रॉपर्टी है उसको लीगल प्रोसीजर फॉलो करके लोन को वापस कलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगता है। उसके अलावा अब इन चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में या आप लोगों के मन में उठते होंगे कि अगर इतने ज़्यादा लोन डिफॉल्टर बढ़ते जा रहे हैं, तो इस तरीके से मतलब कैसे मेंटेन किया जाएगा बैंकिंग सिस्टम को। और एक ऐसा लॉ बनना चाहिए कि एक फास्ट ट्रैक मैनर से जो भी लोन आ रहा है या उस रिकवरी को या जो भी लॉ के तहत उसको जो है प्रोसीजर को बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक मैनर में फॉलो किया जाए। और उसके अलावा गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि इस तरीके के जो केसेस हैं वो आगे ना बढ़ने पाए। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि लोन को, जो बैड लोन्स है वो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से कम होंगे और हमारी बैंकों की जो हालत है वो भी सुधरेगी। अल्टीमेटली बाद में क्या होता है कि जब बैंक की हालत ख़राब हो जाती है तो सरकार को स्टेप इन करना पड़ता है और बैंक्स की मदद करनी पड़ती है ताकि वो डूबे ना। तो उससे बेटर है कि गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही ले और ऐसे केसेस को जो है, ताकि वो केसेस ना बढ़ें, उस तरीके से उसमें डील करें। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे बताएं कि किस तरह का वीडियो आपको लगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।